हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन के सारे इलस्ट्रेशन इस वीडियो लेक्चर में देखना चाह रहे हैं। तो खास करके सब बच्चों को ऐसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को शांति से समझिए, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, कैसे ये सम्स आपके लिए ईजिली हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इलस्ट्रेशन 2.1 दे दिया गया है। हमें बोला गया है मोल फ्रैक्शन ढूंढने हैं इथिलीन ग्लाइकोल के। एक चीज़ ये आपको बोली गई है और वहाँ पे आपको एक अच्छी सी चीज़ बोली गई है 20% ऑफ C2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, ऐसा हमें बोला गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो? तो सबसे पहले बाय मास 20% है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो 20% बाय मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ओके। तो इस सॉल्यूशन के लिए आप कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, परसेंटेज बाय मास के अकॉर्डिंग अपनी जनरली बात चल रही थी। तो 20% बाय मास है, तो उसके लिए आप क्या सोच सकते हो? तो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, वापस मैं बोल रहा हूँ, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन आप लोगों को तो इथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम देखने को मिलेगा। यानी कि इसके बेस पे आप लोगों को दो अच्छी सी बातें पता चल सकती है। क्या पता चल सकती है? तो 20 ग्राम आपका क्या मिल जाएगा? इथिलीन ग्लाइकोल मिल जाएगा, है ना। एंड दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? तो बाकी का जो बचेगा, कौन सा बचेगा? तो कि 80 ग्राम, वो 80 ग्राम आपका क्या बचेगा? वाटर, यानी कि H2O, है ना। तो हर एक बच्चे के लिए काम की चीज़ है। वापस मैं बोल देता हूँ, 20% बाय मास यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको पता चलेगा 20 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 में से आप 20 निकाल दोगे तो आपको 80 ग्राम H2O देखने को मिलेगा। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या बनता है? C2H6O2 एंड वही आपका क्या है? तो कि सॉल्यूट है, और H2O आपका वहाँ पे क्या है? तो सॉल्वेंट है। सबसे पहले हर एक बच्चे के साथ मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि C2H6O2 उसका मोलिकुलर वेट आप लोग ढूंढ लीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो मोलिकुलर वेट ऑफ C2H6O2 आप कैलकुलेशन कराओगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा? 62 ग्राम पर मोल, है ना। और मोलिकुलर वेट ऑफ H2O वो आपको कितना देखने को मिलेगा? तो 18 ग्राम पर मोल, ऐसा आप लोग ले सकते हो। तो आप लोगों के पास यहाँ पे दो चीज़ हो चुकी है। कौन सी दो चीज़ हो चुकी है? एक तो 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल मिल चुका है, और दूसरा कौन सा मिल चुका है आप लोगों के पास? 80 ग्राम H2O है। तो बोलो इसके ऊपर से आप सबसे पहले कौन सा स्टेप कर सकते हो? तो मोल ढूंढ सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो बोलो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में लिखना चाहेंगे तो कितना, उसका वेट कितना था? 20, और उसके मोलिकुलर वेट आपने कितना ढूंढा था? 62। दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा? 0.3225। इसको आप क्या दे दोगे? नंबर 1। ओके, वैसे ही वैसे सेकंड चीज़ आप लोग भी ढूंढ लोगे मेरे लिए। तो वैसे वैसे मोल ऑफ H2O हम करने जाएंगे तो बोलो कितना देखने को मिलेगा? तो उसका वेट कितना है? 80 डिवाइड बाय 18। तो बोलो 80 डिवाइड बाय 18 करोगे तो 4.44 हो जाएंगे। इसको आप क्या दोगे? सेकंड नंबर। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो हमें मोल फ्रैक्शन ढूंढने हैं, और मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें मोल ढूंढने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर से आप लोग क्या कर पाओगे? तो सबसे पहले टोटल मोल कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल मोल। टोटल मोल एक्चुअली में क्या है? तो कि दोनों के एडिशन ही करवाते तो कितना मिलेगा? 0.3225 प्लस 4.44, यानी कि दोनों का एडिशन करवा दिया तो आप लोगों को कितना आंसर मिल जाएगा? 4.7625 मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, 3 नंबर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रह सके। अब आपको हर एक बच्चे को याद होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है। हर एक बच्चे को याद होगा। तो मोल फ्रैक्शन का छोटा सा फॉर्मूला था मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, या कंपोनेंट मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इन सॉल्यूशन।
तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं XC2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ, टोटल मोल लिख सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या देखने को मिलेगा, 0.3225 डिवाइड बाय 4.7625 ऐसा देखने को मिलेगा। तो उसका डिवाइड आप लोग कराओगे तो कितना मिलेगा, 0.0677। या अप्रोक्सीमेटली आप आंसर ले सकते हो कितना, 0.068। तो ये आपका आंसर हो चुका। ओके, वहीं पे मैं एक और चीज़ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से गलती से ऐसा बोला गया कि सर आप लोगों ने तो C2H6O2 के लिए ढूंढा है, बट हमें H2O के लिए ढूंढने को बोल दे तो क्या करेंगे। तो हर एक बच्चे को पता है XH2O प्लस XC2H6O2 इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होता है, 1। तो अगर मुझे XH2O ढूंढना है तो 1 माइनस XC2H6O2 कर सकता हूँ, यानी कि जो हमारा लास्ट में आंसर मिल चुका है उसको आप क्या कर सकते हो, 1 में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो 1 माइनस 0.068, तो उसका आंसर मिलेगा 0.9322। तो कुछ इस तरह का भी एक्स्ट्रा एक आंसर मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को खाली आपके फोकस के लिए, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ तक का ही था अपने पास। ओके, तो हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, हमें इल्यूस्ट्रेशन 2.2 में क्या दे दिया गया है, आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, तो मोलारिटी ढूंढनी है। फिर 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन आपको ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, NaOH हमारा जो भी सॉल्यूट सब्सटेंस है वो, तो आप लोगों को उसके बारे में भी कुछ आना चाहिए। तो उसके बारे में आप कैसे कर सकते हो, तो NaOH को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, याद कीजिए हर एक बच्चा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका मोलिकुलर वेट भी आप लोगों को पता होगा। तो उसका मोलिकुलर वेट आप लोग कैसे ढूंढ सकते हो, तो जनरली याद कीजिए, एटॉमिक वेट के बारे में बात जानते होगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इसका एटॉम मोलिकुलर वेट कितना मिलेगा, 40 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया उस पर फोकस दीजिए। तो सबसे पहले देखिए 5 ग्राम आपको NaOH यानी कि आपको वेट दे दिया गया है। वेट कितना दे दिया गया है, 5 ग्राम। और साथ साथ में आपको वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 450 ml है, यानी कि VML, मैं ऐसा बोल सकता हूँ वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू 450 ml, ऐसा हमारा बन रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया, आपको क्या ढूंढने को बोला गया है, तो मोलारिटी आप लोगों को ढूंढनी है। तो बोलिए, मोलारिटी का आप लोगों को हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए उसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो कैसे लिख सकते हैं, तो याद कीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या लिखते थे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऐसा बोलते थे। तो अब हमें यहाँ पे ओनली वैल्यू पुटअप करवानी है, तो 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना 40 और इनटू वॉल्यूम हमें कितना लिखना पड़ेगा, 450 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आपका आंसर इसका कैलकुलेशन कराओगे तो कितना मिलेगा, 0.277 यूनिट आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल M। तो ये आपका आंसर बन चुका। तो हर एक बच्चे को सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए सम बहुत ही ईजी हो चुका। कई जगह पे आपको वॉल्यूम ml की जगह पे लीटर में दिया होगा, तो वो बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस आंसर को अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग यूनिट में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैसे, 0.277 मोलर भी लिख सकते हो, या जनरली आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.277 मोल पर लीटर। ओके, तो हर एक बच्चे को ये वाले भी यूनिट आप लोगों को याद रखने हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ओके,
तो ओनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। स्टूडेंट्स, हमें 2.3 नंबर के इल्यूस्ट्रेशन में क्या दे दिया गया है, तो हमें यहाँ पे मोलालिटी ढूंढनी है और दो सब्सटेंस के वेट दे दिए गए। 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड दे दिया गया है और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो, तो मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, वो ढूंढ लीजिए ताकि आपको आसानी रह सके। तो जैसे हम इसके सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे थे तो हमें पता था कि जिसका मास या जिसकी क्वांटिटी कम होती है उस प्रपोर्शन वाले को आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है इथेनॉइक एसिड के बारे में। तो वापस मैं बोल देता हूँ, इथेनॉइक एसिड यानी कि क्या बनेगा, CH3COOH। उसके वेट को आप कौन सी साइन देते हो, W देते हो, जो कि आपका कितना दे चुके हैं, 2.5 ग्राम। ओके, और हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका सॉल्यूट बन जाएगा। तो बोलो, याद रहेगा हर एक बच्चे को। अब उसके साथ में अपने एक आगे बात कर सकते हैं, कौन सी, तो कि 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो, बोलिए, बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला तो हर एक बच्चे को याद है, C6H6। जस्ट फॉर नॉलेज, यहाँ पे कहीं पे यूज़ होने वाला नहीं है। उसके अलावा उसकी वेट यानी कि वो सॉल्वेंट है, तो अपने उसको साइन W0 या टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग आप W1 भी दे सकते हो। ओके, तो उसका वेट आपको कितना दे चुका है, 75 ग्राम दे चुका है। आपको वो भी याद रखना पड़ेगा तो कि ये सॉल्यूट है और बेंजीन मेरा क्या बन चुका है, सॉल्वेंट बन चुका है। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो वहाँ पे मोलिकुलर मास ढूंढना पड़ता है सॉल्यूट का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड, है ना। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, तो उसका मोलिकुलर मास गिनोगे तो 60 ग्राम पर मोल, बोलो ऐसा मिल जाएगा। ओके, तो वेट मिल चुका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है, मोलिकुलर वेट मिल चुका है। तो आप लोगों के लिए यहाँ से आसानी से मोलालिटी का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होगा। कौन सा फॉर्मूला, वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। जनरली ये हमें ये फॉर्मूला याद होगा, ये हमने मोल पर किलोग्राम में भी लिया होगा, कुछ इस तरह भी गिन सकते हैं। तो इस वाले सम को आप कैसे गिन पाओगे, तो बोलो, वेट आपके पास है कितना, 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट आपके पास कितना है, 60, और इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट 75। तो उसके कैलकुलेशन के थ्रू आप लोगों को कितना आंसर मिल जाएगा, तो मोलालिटी इज इक्वल टू 0.555, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 0.56 यूनिट। क्या लिख सकते हो, मोलल या स्मॉल m, या दूसरा यूनिट भी आप लिख सकते हो, मोलालिटी इज इक्वल टू 0.56 मोल पर किलोग्राम। तो हर एक बच्चे को ये छोटा सा आंसर आप लोगों को याद रहना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर आपको किसका वेट किसको कहते हैं वो याद रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। तो अब हम इल्यूस्ट्रेशन 2.4 में जा रहे हैं, जो हेनरीज लॉ रिलेटेड सम्स है। तो उसके अंदर आपको बोला गया है N2 गैस आपका बबल हो रहा है वाटर के अंदर 293 केल्विन टेम्परेचर के अंदर, और वहाँ पे लिखा गया है कि 1 लीटर वाटर आपको कंटेंट दे दिया गया है। ओके, और उस दौरान नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, वापस में बोल देता हूँ, N2 गैस का पार्शियल प्रेशर आपको कितना दे दिया गया है, 0.987 बार। और दूसरी एक और चीज़ दे दी गई है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो कि आपको कितनी दे दी गई है N2 गैस के लिए, 76.48 किलो बार। और एक अच्छी चीज़ आपको ढूंढने को वहाँ पे बोली गई है, मिलीमोल ऑफ N2 ढूंढना है 1 लीटर वाटर के अंदर, जो आपको ढूंढना है मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो सबसे पहले इस रूल को समझते कैसे सॉल्व आउट करते, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ आपके लिए काम की रहे है, कौन सी, एक तो पार्शियल प्रेशर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में लिख देता हूँ, जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट को आप लोग कौन से साइन देते थे, कि H देते थे,
के एच की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, तो 76.48 किलो बार है। इसीलिए उसको अगर आप लिखना चाहोगे तो कितना लिख सकते हो, 76.48 इंटू किलो है तो 10⁻³ यानी कि 76480 बार, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके। और एक और चीज़ आप लोगों को वहाँ पे दे दी गई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यानी कि PN2 बोल सकते हो। तो PN2 आप लोगों को वहाँ पे कितना दे चुके हैं, 0.987 बार। एक बात ऑलवेज नोटिस करनी है कि दोनों की यूनिट आप लोगों को सेम लेने हैं, यानी कि दोनों की यूनिट के अंदर कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए। दो अलग अलग यूनिट आप लोग ले नहीं सकते। तो बोलो यहाँ तक हर एक बच्चे को ओके। अब इसी क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो के एच है और पार्शियल प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू, वापस मैं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला उन्होंने बताया गया था। कौन सा, P इज़ इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो सपोजली हम PN2 इज़ इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो के एच इंटू एक्स इंटू ले सकते हैं, है ना। तो x इंटू यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो x इंटू इज़ इक्वल टू PN2 डिवाइड बाई के एच, बोलो ऐसा कर सकते हैं। तो PN2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे चुके हैं, 0.987 बार, और के एच की वैल्यू अपने को कितनी दे चुके हैं, 76480 बार, बोलो ऐसा दे चुके हैं। बोलो बार बार वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो xN2 इज़ इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेशन के थ्रू आपके बार बार वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमें इतना मिल चुका है, इसको हम क्या दे रहे हैं, नंबर 1 दे रहे हैं। तो हर एक बच्चे को यहाँ तक पहला स्टेप समझ में आ चुका होगा। अब इसी मोल फ्रैक्शन के अलावा आपको वहाँ पे क्वेश्चन में 1 लीटर वाटर दे दिया गया था, तो उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बेस पे हम आगे गिन सकते हैं। तो हर एक बच्चे को पता होगी H2O की डेंसिटी, वापस मैं बोल देता हूँ, हर एक बच्चे को पता है H2O की डेंसिटी कितनी होती है, तो 1 ग्राम पर ml, ऐसे ही मानते हैं, ऐसे सोचते भी हैं। ओके। तो वापस मैं बोल देता हूँ H2O की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो 1 ml के अंदर आपको कितना, 1 ग्राम H2O देखने को मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 लीटर, वापस मैं बोल देता हूँ कितना है, 1 लीटर H2O है। 1 लीटर H2O यानी कि 1000 ml H2O होता है ना। तो 1000 ml H2O के अकॉर्डिंग आप ऐसे बता सकते हो कि 1000 ml H2O इज़ इक्वल टू, आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो 1000 ग्राम H2O देखने को मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ से इस बात से पता चल रहा है कि H2O का मास कितना मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। तो मैं इसको भी एक सब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, उसका भी एक छोटा सा रीज़न है। मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे H2O के भी मोल चाहिए होंगे। ओके। तो हमें क्या मिलेगा, तो H2O मोल इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो कि उसका वेट यानी कि 1000 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो कितना मिलेगा, 55.55 मिल जाएगा। तो हमें अब पता है हर एक बच्चे को xN2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज़ इक्वल टू मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय, आप क्या कर सकते हो, टोटल मोल। एक्चुअली में टोटल मोल यानी कि किसके किसके मोल होते हैं, तो वापस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय, क्या कर सकते हो, मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O। ऐसे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब उसके अकॉर्डिंग आगे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ xN2 इज़ इक्वल टू मोल ऑफ N2, नीचे हमें क्या मिल चुका होगा, तो मोल ऑफ N2। वापस यहाँ पे ध्यान देना है कि मोल ऑफ N2 और H2O के मोल हमें कितने मिल चुके हैं, 55.55। बट इस 55.55 यानी कि H2O के मोल के सामने N2 के मोल क्या हो गए, बहुत ही कम। इसीलिए हम इस चीज़ को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कौन सा,
XN2 इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय 55.55 ऐसा देखने को मिलेगा। तो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग आगे जा रहा हूँ तो क्या देखने को मिलेगा, XN2 की वैल्यू हमारे पास थी 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय आप क्या करोगे 55.55 करोगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा, तो मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.55 दोनों के मल्टीप्लिकेशन थ्रू आपको आंसर कितना देखने को मिलेगा 71.6595 इंटू 10⁻⁵। अब हर एक बच्चे को यहाँ पे ध्यान देना है कि 10⁻⁵ तक ओके था मेरा आंसर, बट मुझे मिली मोल में चाहिए। क्वेश्चन के अंदर मिली मोल वर्ड दिया गया है, तो मैं वापस यहाँ पे बोल देता हूँ 10⁻⁵ को आप कैसे कर सकते हो, तो 71.6595 10⁻⁵ के अकॉर्डिंग 10⁻², 10⁻³ ऐसे करेंगे। अब 10⁻³ को आप लोग क्या बोल सकते हो, तो वापस बोल देता हूँ 71.6595 10⁻² और 10⁻³ को अपने मिली मोल बोल सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप क्या बोलोगे, हो चुका वर्ड। तो वापस इतना कैलकुलेशन करोगे तो कितना मिलेगा 0.716595 मिली मोल ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बोलो हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका, तो यही आपका आंसर था लास्ट। ओके, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट में भी ध्यान में देना है, और वापस कई जगह पे अलग अलग रेफरेंस बुक भी यूज़ कर रहे होंगे, तो इनको भी साथ में लेके चलते हैं, तो वैसा भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बहुत ही बड़े आसानी से स्टेप में आप कर सकते हो। यहाँ पे एक सबसे बढ़िया टर्निंग पॉइंट 1 लीटर की जगह पे आपको 900 ml 500 ml ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, तो वो बात या वो चीज़ आपको फोकस में रखनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें इलस्ट्रेशन 2.5 जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको क्या क्या दे दिया गया है, तो देखते हैं। हमें यहाँ पे 2 सब्सटेंस दे दिए गए, एक क्लोरोफॉर्म एक डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का हर एक बच्चे को फॉर्मूला पता होगा, CHCl3 बोलते हैं। ओके, एंड डाइक्लोरोमीथेन यानी कि क्या बोलते हैं CH2Cl2 उसके अकॉर्डिंग। अब दोनों के वेपर प्रेशर आपको कितने दे दिए गए 200 mmHg, एंड इसका कितना दे चुके हैं 415 mmHg। अब आपको वहाँ पे अलग अलग चीज़ ढूंढने को बोली गई है। सबसे पहले क्या बोली गई है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वापस मैं बोल देता हूँ, आपको वेपर प्रेशर ढूंढना है और उस दौरान आपको किसके लिए ढूंढना है, तो वहाँ पे आपको वेट भी दे दिया गया है 25.5 ग्राम CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम आपको कितना अर्थ हो डाइक्लोरोमीथेन वो भी दे दिया गया है। और एक दूसरी चीज़ आपको ढूंढने को बोली गई है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अंदर। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो सपोज मैं ऐसा ही वर्ड वो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें सपोज करना है कि मेरे पास ये सब्सटेंस है। ओके, तो ये सब्सटेंस में डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म किसी एक को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को ले लिया है, और बी सब्सटेंस है, वो बी सब्सटेंस मैंने डाइक्लोरोमीथेन के लिए ले लिया हुआ है, यानी कि CH2Cl2 के लिए। ए क्यों लेना चाह रहा हूँ, तो ए और बी के साइन फॉर्मेट में आप इजीली गिन पाओगे। तो अब मैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपको दे दी गई वो मैं लिख रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म का वेट यानी कि WA, ये सब्सटेंस है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में अपने साइन दे चुके, तो 25.5 ग्राम दे चुके। और बी सब्सटेंस यानी कि डाइक्लोरोमीथेन के लिए उसका वेट कितना दे चुके 40 ग्राम आपको दे चुके। दूसरी एक और बात आप लोगों को इसके मोलिकुलर मास के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मोलिकुलर मास आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो गिनिए कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मोलिकुलर मास कितना मिलेगा 119.5। यूनिट कौन सा लिख सकते हो ग्राम पर मोल। इधर सिमिलर वे कौन सा, तो इसका मोलिकुलर मास यानी कि MB साइन दे रहा हो
CH2Cl2 का मोलिकुलर मास गिनेंगे तो 85 ग्राम पर मोल मिल जाएगा हमें। अब उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको उसके पार्शियल प्रेशर यानी कि P0 आपको कितना दे चुके थे, 200 mmHg मर्क्यूरी, एंड P0B वहाँ पे आपको कितना दे चुके थे, 415 mmHg। ओके, तो अब हमें यहाँ से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हर एक बच्चे को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप इसके मोलिकुलर मास और वेट इन दोनों के ऊपर से आप क्या ढूंढ सकते हो, तो उसके मोल। तो मैं यहाँ पे Na यानी कि क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कि Na इज इक्वल टू WA डिवाइड बाय Ma करेंगे, यानी कि वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, तो 25.5 डिवाइड बाय 119.5, तो बोलो Na इज इक्वल टू आपको कितना देखने को मिलेगा, 0.213, मुझे इतना मिल रहा है। ओके, कैलकुलेशन के थ्रू इधर भी Nb के बारे में करेंगे तो Nb इज इक्वल टू आपको कितना देखने को मिलेगा, उसका वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो कितना देखने को मिलेगा, 40 डिवाइड बाय 85, कैलकुलेशन करवाएंगे तो कितना आंसर देखने को मिलेगा, 0.470। अब इन दोनों के बीच में आपको मोल फ्रैक्शन भी आगे ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढेंगे कैसे, तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल मोल, तो टोटल मोल इज इक्वल टू Na प्लस Nb, ऐसा करेंगे, Na प्लस Nb यानी कि 0.213 प्लस 0.470, इनका टोटल मोल अगर आंसर लाएंगे कैलकुलेशन के थ्रू तो कितना मिलेगा, 0.683। ये आपका मिल चुका है, इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ। ओके, तो हर एक बच्चे को सबसे पहले तो A और B सपोज गिनना आना चाहिए, उसके ऊपर से मोल, और मोल के ऊपर से टोटल मोल ढूंढना आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, XA इज इक्वल टू क्या देखने को मिल सकता है, तो वापस XA यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस, तो उसके मोल डिवाइड बाय आप क्या लिख सकते हो, टोटल मोल कर सकते हो। तो XA इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय टोटल मोल, यानी कि 0.213 डिवाइड बाय 0.683, कैलकुलेशन कराएंगे तो 0.3118 आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर वे XB इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा, NB डिवाइड बाय टोटल मोल, तो कैसे कर सकते हैं, तो बोलो 0.470 डिवाइड बाय 0.683, तो उसके कैलकुलेशन के थ्रू 0.688, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका XA और XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एंड बी सब्सटेंस मिल चुका है। अब इसके बेस पे आगे आप क्या कर सकते हो, तो हमें राउल्ट्स लॉ के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ चुके, PA इज इक्वल टू क्या मिलता है, P0A इंटू XA, ऐसे सब्सटेंस के अकॉर्डिंग मिलता है। तो बोलिए P0A की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 200, आगे जैसे हमने बताया, और इनटू आप लोग क्या कर सकते हो, XA की वैल्यू कितनी है, 0.3118, तो PA आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 62.38 mmHg। ओके, तो हर एक लोगों को ये याद रहना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग मैं आगे जा रहा हूँ, PB के बारे में बात कर रहे, तो PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB, तो P0B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 415 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, 0.688, तो अब इनके कैलकुलेशन करवाएंगे तो आपको कितना आंसर देखने को मिलेगा, PB, तो 285.52 mmHg। ओके, तो ये दोनों आंसर को भी मैं दे रहा हूँ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, क्यों, क्योंकि मुझे आगे काम में आने वाले, तो हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब इसके अलावा हम आगे क्या कर सकते थे, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था P टोटल हमें ढूंढना था, तो वापस मैं बोल देता हूँ हर एक बच्चे को P टोटल कैसे ढूंढा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा PA प्लस PB करवाते, तो PA प्लस PB यानी कि 62.38 प्लस 285.52, तो उसके कैलकुलेशन के थ्रू आपको P टोटल मिल जाएगा।
तो कितना मिलेगा 347.9 mmHg। ओके, तो ये आपका सबसे बढ़िया पहला आंसर भी मैं बोल सकता हूँ जो क्वेश्चन में हमें ढूंढने को बोला गया। अब उसके अलावा वहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है, वेपर प्रेशर आपको ढूंढना है, या वेपर फेज के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन ढूंढने थे। अब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर कैसे ढूंढे जा सकते हैं, तो और एक बच्चे के लिए यहाँ पे उसको सबसे पहले ध्यान देना है कि कैसे कर सकते हैं। तो वाई ए, ये वाई साइन मैंने क्यों ले रखी है, तो वेपर फेज के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन की साइन कौन सी यूज़ करनी है, वाई करनी है। तो वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई पी टोटल होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई पी टोटल होता है। तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास 62.38 डिवाइड बाई पी टोटल आपके पास था 347.9, तो उसका आंसर 0.179 समथिंग मिलेगा। अगर राउंड फिगर करने जाओगे तो 0.18 जितना आप ले सकते हो। तो ये आपका आंसर सेकंड था। ओके, और सिमिलर वे आप वाई बी भी यूज़ कर सकते हो। तो वाई बी के लिए आप कैसा लिख सकते हो, पी बी डिवाइड बाई पी टोटल कर सकते हो। तो पी बी आपका कितना था 285.52 डिवाइड बाई 347.9, तो उसके आंसर आप लोग लाओगे तो कितना 0.8206। ओके, ये आपका आंसर थर्ड मिल चुका है, हर एक बच्चे को ये पता चल चुका होगा। तो ये वाई ए और वाई बी एक्चुअली में कैसे आ चुके हैं, तो आप 11th में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के आ चुके हो आई थिंक, बराबर है। पढ़ा ना पढ़ा आपके माइंड में मुझे नहीं पता है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपोनेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के बारे में जानते हो। वापस मैं बोल देता हूँ, उसके पार्शियल प्रेशर के बारे में अगर जानते हो तो आपको ये पता होगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन, जो भी आपने कंपोनेंट लिए होंगे उसके मोल फ्रैक्शन, उनका ऐसे आप गिनते थे। ओके, तो हमें तो यहाँ पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर मिल गए। वहाँ पे टेक्स्ट बुक में 1-2 फॉर्मेट में भी आपको दिया गया होगा, ओके, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, तो आपको ये ऐसे सॉल्व आउट करना है। स्टूडेंट्स, हमें 2.6 नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है बेंजीन, प्योर बेंजीन, खास वर्ड पे ध्यान देना है। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको 0.850 बार दे दिया गया है, और वहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बोली गई है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, जिसका वेट आपको दे दिया गया है 0.5 ग्राम। ओके, और किसके अंदर आप वो एडिट करवा रहे हो, तो 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, और वहाँ पे आपको मोलर मास 78 ग्राम पर मोल दे दिया गया, और साथ साथ में वहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वहाँ पे आपको कितना दे दिया गया है 0.845 बार। ओके, और वो एक चीज़ और ढूंढने को बोली गई है, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि जो भी आपने अननोन सब्सटेंस लिया है उसका मोलर मास कैसे ढूंढा जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो भी पूरा क्वेश्चन है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है, अब उसको कैसे अपने सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबको ध्यान देना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपने लिख सकते हैं सॉल्यूट के बारे में। तो सॉल्यूट एक्चुअली में क्या है, तो यहाँ पे हमारे लिए अननोन सब्सटेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूट वेट या सॉल्यूट मास, जिसको आप साइन दे रहे हो W2। ओके, जो आपको कितना दे दिया गया है 0.5 ग्राम। दूसरा है हमारे पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पे कौन है, तो बेंजीन है ना। तो बेंजीन का वो मास यानी कि सॉल्वेंट मास में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि साइन फॉर्मेट में आप कौन सा लोगे, W1 लोगे, जिसका वेट आपको 39.0 ग्राम दे दिया गया। ओके, और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, दोनों के मोलर मास की साइन, या दोनों के मोलर मास कौन से हो सकते हैं, तो सॉल्यूट मोलर मास, वापस मैं बोल देता हूँ सॉल्यूट मोलर मास, जिसको आप बोलते हो M2, जो आपको ढूंढना है, और साथ में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे कौन है, तो बेंजीन है, तो सॉल्वेंट के मोलर मास को भी आपको ढूंढना है, तो M1, बट उसके पास आपको फॉर्मूला है, बेंजीन को आप C6H6 बोलते हो, तो उसके मोलिकुलर मास आप लोग ढूंढ लोगे तो कितना मिल जाएगा 78
ग्राम पर मोल। और वैसे भी अगर आपको ढूंढना नहीं होता तो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, और चीज़ आपको बोली गई है वहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकती है, वो कौन सी है? प्योर बेंजीन की वेपर प्रेशर के बारे में, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यानी कि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को अपने साइन देते थे P1 इज इक्वल टू 0.850 बार। और दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है, यानी कि P1 है ना। तो P1 इज इक्वल टू आपके पास है 0.845 बार। तो सबसे पहले ये सारे कैलकुलेशन के थ्रू आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे को मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद भी है बट आप लोग जनरली यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो वापस बोल देता हूँ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कौन सा फॉर्मूला था? P1 माइनस P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। तो हमें ये फॉर्मूला कम्प्लीटली याद होना चाहिए और इस फॉर्मूला के अंदर हमें M2 ढूंढना है। तो हम वैल्यू पुटअप करवा रहे हैं तो कैसे करवा सकते हैं? तो 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाय 0.850 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कौन सी थी? 0.5 इंटू इधर 78 डिवाइड बाय M2 आपको वैसे का वैसा रखना है और M1 की वैल्यू 39 थी। ओके, तो सारी वैल्यू अपने पुटअप करवा चुके हैं। तो आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो 39 और 78, तो उसका आंसर कितना मिल जाएगा? 2। 0.5 इंटू 2 यानी कि 1। तो इधर कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूँ तो कितना मुझे मिल रहा है? वापस में बोल देता है, इधर क्या कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूँ तो कितना मिल रहा है? 0.00588 इज इक्वल टू इधर क्या मिल जाएगा? 1/M2 मिल जाएगा। तो M2 को अगर मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? M2 इज इक्वल टू 1/0.00588 और उसके डिवाइड अपने करवा देंगे 1 तो अप्रोक्सीमेटली 176.6 इतना ले सकते हो, या राउंड फिगर अगर आपको लेना है तो 170 भी ले सकते हो। यूनिट कौन सा मिलेगा? ग्राम पर मोल। 176 पॉइंट समथिंग या 171 जितना आपको मिल जाएगा। ओके, तो हर एक बच्चे को यहाँ पे ध्यान में देना है ये वाला आंसर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला के अंदर ऑलवेज याद रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू हो वही यहाँ पे आएगी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी आपको एग्जाम में मोलिकुलर मास ढूंढने को बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो ये वाला मेथड आपको गिनना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें 2.7 नंबर के इल्यूस्ट्रेशन में दे दिया गया है 18 ग्राम ग्लूकोज है इन 1 किलोग्राम वाटर। ओके, और आपको बोला गया है वाटर, जो भी 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज यानी कि जो भी सॉल्यूशन बन चुका है वो किस टेम्परेचर के अंदर बॉयल होना स्टार्ट होगा, वो यहाँ पे लिखा है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। और एक दूसरी अच्छी चीज़ आपको वहाँ पे बोली गई है KB कितना दे दिया गया है? 0.52 यूनिट आप लोगों को याद रखना है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। KB को अपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते थे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ दे दी गई और आपको क्या ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे KB दे दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, और दूसरी कौन सी चीज़ मुझे दे दी गई है? वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज। ओके, दूसरी और एक बात बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज का हर एक बच्चे को फॉर्मूला आना चाहिए C6H12O6, और साथ साथ में मुझे वहाँ पे 1 किलोग्राम वाटर यानी कि 1 किलोग्राम H2 यानी कि 1000 ग्राम मुझे H2O दे दिया गया। तो आप लोगों के पास एक उम्मीद है कि ग्लूकोज का मुझे मोलिकुलर फार्मूला ढूंढ के दीजिए। तो मोलिकुलर फार्मूला है तो मोलिकुलर मास भी कितना मिलेगा? तो 180 ग्राम पर मोल बोलो मिल जाएगा।
तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेल्टा टी बी ढूंढ सकते हो और साथ साथ में आपको टी बी भी ढूंढना है। तो कैसे कर पाएंगे, तो हर एक बच्चे को यहाँ पे ध्यान में देना है कि डेल्टा टी बी वाला आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हो, कौन सा याद कीजिए, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम यानी कि मोलालिटी, या के बी इंटू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी, 0.52, वेट की मैं बात कर रहा हूँ तो वेट अपना कितना है 18 इंटू 1000, इधर मोलिकुलर मास कितना है 180 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 आप लोगों को मिल चुका है। 1000 कैंसल, 18 डिवाइड बाय 180 यानी कि 10, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको 0.052 ऐसा आंसर देखने को मिल सकता है। तो पहला आंसर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट आंसर, तो आपका डेल्टा टी बी आप लोगों को मिल चुका है। अब हर एक बच्चे को यहाँ पे ध्यान में देना है कि मुझे टी बी ढूंढना है यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला ऐसा पढ़ाया था, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, बोलो ऐसा होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो बोलो टी नॉट बी कैसा ले सकते हैं, तो और एक को याद रखना है, टी नॉट बी यानी कि सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमारे पास यहाँ पे H2O है, तो H2O का सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट कितना बनता है 373.15 केल्विन होता है। तो आपको टी बी को अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी करना पड़ेगा, माइनस वैल्यू सामने जाएगी तो पॉजिटिव होगी। तो बोलो 0.052 प्लस 373.15, उसके कैलकुलेशन के थ्रू आपको अगर आंसर मिल जाएगा कितना, टी बी इज़ इक्वल टू 373.202 केल्विन, तो ये मेरा आंसर हो चुका। ओके, तो वापस आप लोगों के लिए यही सबसे बढ़िया टर्निंग पॉइंट है। हर एक बच्चा क्या गलती करता है, डेल्टा टी बी तक ढूंढ लेता है, फिर बाद में आंसर लाते नहीं है, बट ये लास्ट आंसर लाना है। ओके, इजी। स्टूडेंट्स, हमें 2.8 नंबर के इल्यूस्ट्रेशन में क्या दे दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, यानी कि जो भी सॉल्वेंट है उस सब्सटेंस का आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना दे दिया गया है 353.23, और वहाँ पे आपको बोला गया है 1.80 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जो कि 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। और वहाँ पे एक और चीज़ बोलेगी, ये सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है, रेज यानी कि इंक्रीज़ होगा, कितना होगा 354.11 केल्विन हो रहा है। तो वहाँ पे आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है। ओके, वापस बोल देता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है। और एक और चीज़ आपको दे दी गई है, के बी की वैल्यू 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है वो ढूंढ सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको लिए लिख रहा हूँ, तो बोलो सॉल्यूट के लिए लिखना हो तो 1.80 ग्राम मुझे अननोन सॉल्यूट दे दिया गया है। ओके, उसका मोलर मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, यानी कि मैं MW लिख रहा हूँ, वो भी मैं लिख सकता हूँ। दूसरा, मुझे यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में पता है, तो सॉल्वेंट का वेट मुझे कितना दे दिया गया है 90 ग्राम बेंजीन दे दिया गया है, तो वो आपका क्या हो चुका है सॉल्वेंट। उसके अलावा आपको एक और चीज़ दे दी गई है के बी, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना। और एक और चीज़ कौन सी, तो कि डेल्टा टी बी कैसे ढूंढा जाए। तो डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे अभी जैसे हमने पढ़ा टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी बी माइनस टी नॉट बी कैसे करते हैं, तो ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस कम वाली वैल्यू करते हो तो भी मिल जाएगा, या सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास था 354.11 माइनस 353.23, ऐसा हम करेंगे तो बोलो डेल्टा टी बी वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 0.88 केल्विन
बोलो पक्का। तो ये आपका फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप लोगों के पास डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था? के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा फॉर्मूला था। आपको यहाँ पे मोलिकुलर वेट ढूंढना है, तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू के बी इंटू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बोलो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा? के बी की वैल्यू 2.53, वेट की वैल्यू कितनी थी? 1.80 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या करेंगे बोलिए? तो डिवाइड बाय आप करने जाओगे तो डेल्टा टी बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.88 इंटू 90। बोलो कर पाओगे? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर लाओगे तो कितना मिलेगा? 57.5 यूनिट कौन सा लगेगा? ग्राम पर मोल। अप्रोक्सीमेटली आपको इतना आंसर देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस वाले टॉपिक के अंदर आपको सबसे पहले कौन सी बात याद रखनी थी? तो ये डेल्टा टी बी वाला जो भी था वो आपको याद रखना था। पक्का? तो स्टूडेंट्स हमें 2.9 नंबर के इल्यूस्ट्रेशन में क्या दे दिया गया है? 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दे दिया गया है, जो कि मिक्स हो रहा है 600 ग्राम वाटर के साथ। और दो और अच्छी चीज़ आपको बोली गई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, बट जनरली आप याद भी रख सकते हो। तो कौन सी वो चीज़ हो सकती है? तो याद रखनी है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF बोलते हैं, वो कौन सा है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? तो सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में देना है कि कौन कौन सी चीज़ आपको दे दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, है ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल को आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? तो कि उसके वेट को मैं साइन दे रहा हूँ W, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सॉल्यूट। दूसरी चीज़ आपको दे दी गई है 600 ग्राम वाटर, जो कि सॉल्वेंट है, तो उसके वेट को आप कौन से साइन देते हो? W0। ओके, और एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैंने बोल दी गई है KF की वैल्यू, तो वो भी मैं लिख देता हूँ 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। पक्का है हर एक बच्चे के लिए। और दूसरी कौन सी चीज़ है? तो यहाँ पे सबसे बढ़िया कि जो भी आपका सॉल्यूट है उसका मोलर मास आपको ढूंढना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मास, या मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हो, मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। वो कितना बनेगा? तो 62 यूनिट कौन सा? ग्राम पर मोल। ओके, तो हर एक बच्चे को ये बात भी पता चल चुकी है। अब आपके पास एक ही चीज़ है कि आप लोगों को क्या ढूंढना पड़ेगा? तो डेल्टा TF वाला फॉर्मूला याद होगा हर एक बच्चे को। तो बोलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे? KF इंटू स्मॉल m, या उसको ये अगर अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बोलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू, KF की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 1.86 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 45 इंटू 1000, मोलिकुलर वेट 62 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था? 600। तो बोलिए इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर लिखने जाएंगे तो 2.25 केल्विन आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर था, ऐसा मैं बोलता हूँ। अब मुझे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो आप लोगों को याद होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, यानी डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करवा रहा हूँ माय 2.25। टी नॉट एफ एक्चुअली में क्या होगा, तो 273.15 और टी एफ आप ढूंढ लोगे तो टी एफ इज़ इक्वल टू आप लोगों को कितना आंसर मिल जाएगा, तो 273.15 माइनस 2.25, तो इसके कैलकुलेशन कराओगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, टी एफ इज़ इक्वल टू 270.9, यूनिट कौन सा लगेगा, केल्विन। ये आपका आंसर बन चुका है। ओके, तो हर एक बच्चे को ये बात याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए रिकमेंडेड कराऊँ कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। और एक अच्छी सी बात आप लोगों के लिए लिख रहा हो, कहीं पे आप लोगों को नहीं पता होगा तो याद रखना है, सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि टी नॉट एफ कितना बनता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। किसके लिए मैं बात कर रहे, जनरली H2O के लिए। तो ये जस्ट फॉर आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज के लिए, बाकी ऐसा कहीं पे दिया गया होगा नहीं। ओके, तो हर एक बच्चे को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला कौन सा, एक तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एफ, और ये दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें 2.10 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, तो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ऐसा कोई सब्सटेंस दे दिया गया, एंड 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ऐसा एक सब्सटेंस दे दिया गया। यानी कि जनरली सॉल्यूट है उसका वेट कितना है 1 ग्राम, और जो भी सॉल्वेंट है उसका वेट कितना है 50 ग्राम। आपको वहाँ पे एक और चीज़ बोलेगी, फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है या लोअर्ड हो रहा है, लोअर्ड वैल्यू यानी कि मीन्स डिक्रीज़ होना। तो बेंजीन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 0.40, यानी कि आपका डेल्टा टी एफ हो चुका है। और एक और चीज़ आपको बोली गई डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट के बारे में, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट आपको कितना दे दिया गया है, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और एक चीज़ आपको ढूंढनी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है। तो बोलो आप कैसे कर सकते हैं हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास में जाऊँगा और पूछूंगा कि बोलो डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला अभी जस्ट देखा हुआ था इसके आगे वाले सम्स के अंदर। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चल रही थी, एक तो वेट यानी कि सॉल्यूट का वेट कितना था 1 ग्राम, यानी कि मैं ब्रैकेट में 1 ग्राम लिख दूँ एंड सॉल्यूट के लिए। दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन का वेट कितना था 50 ग्राम, सॉल्वेंट के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे कौन था, बेंजीन, है ना। ओके, दूसरी और कौन सी चीज़ आप लोगों को दे दी गई थी, तो डेल्टा टी एफ यानी कि लोड इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो रहा था 0.40 केल्विन। दूसरी कौन सी चीज़, तो कांस्टेंट डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट कितना 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना। और एक और चीज़ आप लोगों को बताई गई थी, वहाँ पे ढूंढना क्या था, तो मोलिकुलर मास यानी कि मोलिकुलर मास सॉल्यूट का कितना होगा वो। तो सबसे पहले हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, या के एफ इंटू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे मोलिकुलर वेट को ढूंढना है, तो कैसे कर सकते हैं, बोलिए। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बोलिए के एफ की वैल्यू 5.12 इंटू वेट कितना है 1 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ हमारे पास कितना है 0.40 इंटू कितना लिख सकते 50। तो बोलिए मोलिकुलर मास आप लोगों को मिल जाएगा, मोलिकुलर मास कितना मिलेगा 256, यूनिट कौन सा लगेगा, ग्राम पर मोल। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो और एक बच्चे को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप लोगों को एक ही बात सिंपल से याद रखनी है, कौन सी, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू कैसे अप्लाई करते वो बात। ओके,
स्टूडेंट्स हमें 2.11 नंबर के इल्यूस्ट्रेशन में दे दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम दे दिया गया है। एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन डाला गया है और वो प्रोटीन का वेट कितना है 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके, और उस दौरान ऑस्मोटिक प्रेशर, जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई जिसको हम बोलते हैं, उस दौरान उस टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना हो रहा है 300 केल्विन और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो रहा है 2.57 10⁻³ बार। ओके, इतना हमें को क्वेश्चन में दे दिया गया और ढूंढने को बोला गया है मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का मोलर मास कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस वाली जो भी रिएक्शन हो रही थी उस दौरान हमने प्रूव दैट क्या किया हुआ था, पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या लग सकता है बार। दूसरी बात टेम्परेचर की आ रही है, तो टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और वेट हमें कितना मिल चुका है 1.26 ग्राम। ओके, और एक चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है जो कि है वॉल्यूम हमें यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। अब उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 200 डिवाइड बाय 1000 जो कि एक वन टाइप ऑफ यूनिट फैक्टर है जो आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं। तो 200 डिवाइड बाय 1000 यूनिट कौन सा, लीटर, यानी कि 0.200 यूनिट आप क्या लिख सकते हो लीटर में। वॉल्यूम ऑलवेज लीटर में लोगे तो इजी रह चुकेगा। और साथ साथ में यहाँ पे हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट के बारे में भी सोचते थे, यानी कि आर। तो आर की वैल्यू 0.083 लीटर इंटू बार इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ये सब कुछ लेनी है। क्यों ये मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके बेस पे आपको यूनिट पता चल जाएगा और आप यूनिट इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बोलिए, हर एक बच्चे को पाई वाला फॉर्मूला याद होगा, पाई इज इक्वल टू WRT डिवाइड बाय M इंटू V, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, R टेम्परेचर, मोलर मास एंड वॉल्यूम। हमारे पास यहाँ पे मोलर मास नहीं है, तो मोलर मास को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा WRT डिवाइड बाय पाई इंटू V लिख सकते हैं। तो बोलिए मोलर मास इज इक्वल टू वे 1.26, आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर की वैल्यू 300 डिवाइड बाय कितना करेंगे 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.200। तो बोलिए मोलिकुलर मास आप लोगों को मिल जाएगा। मोलिकुलर मास की वैल्यू कितनी मिल सकती है, अप्रोक्सीमेटली 61.0389 इंटू 10⁻³ है, तो ऊपर जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ओके, यूनिट यहाँ पे अभी कौन सा मिल रहा है ग्राम पर मोल, पर 10⁻³ है, उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में ले लूँ तो अभी चल सकता है, इजी है ना। तो ये सारी वैल्यू को अपने ले सकते हैं। तो बोलिए कितना मिल जाएगा वापस, ये जो भी पूरा है 10⁻³ यानी कि किलोग्राम भी बोल सकते हो या ग्राम में भी ले सकते हो। तो 61,038.9 ऐसा यूनिट आप लोगों का मिल जाएगा। अब यूनिट कौन सा लग सकता है, ग्राम पर मोल। मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है और कुछ नहीं किया है। अगर 10⁻³ के अकॉर्डिंग लिखते तो आपको कितना किलोग्राम के अंदर आंसर मिल जाता, इजी। तो स्टूडेंट्स हमें 2.12 नंबर का इल्यूस्ट्रेशन दे दिया गया है जो भी काफ़ी अच्छा है और समझने वाला है। तो 2.12 में 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट आपको दे दिया गया है और वहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू 1.62 केल्विन दे दी गई है। और एक और चीज़ आपको दे दी गई है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और एक और चीज़ आपको ढूंढने को बोला गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड, परसेंटेज ढूंढने। और सबसे बढ़िया यहाँ पे, सबसे बढ़िया मैं टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूँ वो है
इन डाइमर फॉर्म, यानी कि दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया गया एसोसिएशन या डिसोसिएशन कैसे होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व आउट कर पाएंगे, तो यहाँ पे हर एक बच्चे को ध्यान में देखना है। सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिया गया है 2 ग्राम, कौन सा सब्सटेंस है, बेंजोइक एसिड है, जो कि आपका क्या है, सॉल्यूट है। दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में सोचते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो 25 ग्राम बेंजीन है, जो कि आपका सॉल्वेंट है। ओके, अब यहाँ पे मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर ओनली फॉर आपके नॉलेज के लिए कि किसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, किसको बेंजीन बोलते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो हर एक बच्चे को यहाँ पे ध्यान में देना है कि बेंजीन कैसा होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर रखता है, आप लोगों को पता होगा। तो बेंजीन के अंदर उसके फॉर्मूला की मैं बात करने जाऊँ तो C6H6 होता है, और मुझे बेंजोइक एसिड ड्रॉ करना है, तो बेंजोइक एसिड यानी कि COOH है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, बेंजोइक एसिड। डन है। तो मुझे आप लोगों से ही जानना है कि बेंजोइक एसिड का जनरली फॉर्मूला में लिखने जाऊँगा तो C6H5 COOH, बोलो ऐसा होगा। तो उसके मोलिकुलर वेट को आप गिनोगे तो कितना मिलेगा, 122 यूनिट, कौन सा लगेगा, ग्राम पर मोल। तो ये बात भी आप लोगों को कहीं पे हेल्पफुल होगी। ओके, अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि आपको क्वेश्चन के अंदर और चीज़ें कौन सी दे दी गई थी, तो डेल्टा TF जिसकी वैल्यू कितनी थी 1.62, और साथ साथ में आपको KF की वैल्यू 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, बोलो आप लोगों के पास है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो अभी तक हम जो लोग पढ़ रहे थे कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे थे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, बट वांट ऑफ फैक्टर आ रहा है, तो वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आई को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो बोलिए डेल्टा TF डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, तो KF इंटू स्मॉल m बनेगा कि नहीं बनेगा। अब उसके अकॉर्डिंग अपने आगे सेट कर रहे हैं, बोलिए मोलालिटी का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, तो इस फॉर्मूला को मैं सेट कर रहा हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा TF KF ऐसे का वैसा, बोलिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमें आई के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा TF इंटू मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय कौन सा मिल जाएगा, तो नीचे KF इंटू वेट इंटू 1000। अब इसी फॉर्मूला के अंदर हमें वैल्यू खाली पुटअप करवानी है, तो आंसर मिल जाएगा, आपका वांट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं हम 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। इनके कैलकुलेशन के थ्रू आपको वांट ऑफ फैक्टर I मिल जाएगा 0.504। तो इसको मैं दे रहा हूँ फर्स्ट आंसर। अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, वांट ऑफ फैक्टर मुझे मिल चुका है, बट उसके अलावा मुझे एसोसिएशन ढूंढना है, एसोसिएशन के परसेंटेज ढूंढने हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो हर एक बच्चे को यहाँ पे ध्यान में रखना है। वापस मैं बोल देता हूँ, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो बेंजोइक एसिड यानी कि आपके क्या थे C6H5 COOH, वो अगर आप 2 मोल ले रहे हो है ना, तो एसोशिएट करवा रहे हैं। अब एसोशिएट कैसे करवा रहा है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर वाइज समझा देता हूँ। C6H5 COOH, बोलो ऐसा था, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर रखता है। वैसा ही वैसा हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, C6H5 CO और H, बोलो देखने को मिलेगा, और इधर क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड। अब आप लोगों को यहाँ पे सबसे बढ़िया ध्यान रखना है कि एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होगा
और यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह वो आपके क्वेश्चन में मैंने बोला था कि डाइमर फॉर्म में जुड़ रहे हैं। तो डाइमरिक फॉर्म कैसे जुड़ रहा है, तो कुछ इस तरह जुड़ रहा है। आप लोगों को ये पता चला। तो मैं इसके बेस पे क्या ढूंढ सकता हूँ, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ढूंढ सकता हूँ। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे ढूंढेंगे, तो हर एक बच्चे को ध्यान में रखना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि x इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हर एक बच्चों को याद में रखना है। क्यों? क्योंकि ये इजीली शॉर्टकट लेवल है, ताकि आपको पता चल सके। एन यानी कि क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एसोसिएटेड पार्टिकल्स ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो हर एक बच्चे को पता चल चुका है एन की वैल्यू भी क्या हो सकती है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या लेंगे, 2। तो बोलिए x इज इक्वल टू 1 माइनस आई की वैल्यू 0.504 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो कैलकुलेशन कराएंगे तो कितना मिलेगा, 0.496 इंटू 2, यानी कि x इज इक्वल टू आप लोगों को कितना देखने को मिल सकता है, 0.992। ये मुझे फ्रैक्शन मिल चुका है। अगर मुझे एसोसिएशन के परसेंटेज ढूंढने होते तो मैं क्या कर सकता था, तो वापस बोल देता हूँ, एसोसिएशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या मिल सकता है, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है उस वैल्यू का क्या कर सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो 99.2% इज़ माय आंसर। ओके, टेक्स्ट बुक से काफ़ी हद तक इजी लेवल में गिना जा चुका है, ताकि आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप गिन सकते हो, ये भी वैलिड ही है। ओके, समय 2.13 नंबर का इलस्ट्रेशन, जो कि हमारा आखिरी इलस्ट्रेशन है और काफ़ी हद तक बढ़िया है, इलस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 0.6 ml एसिटिक एसिड दे दिया गया है, जिसकी डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml है। तो ये आपको याद रखनी है। और साथ साथ हमें 1 लीटर वाटर भी दे दिया गया। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड, जो भी एसिड है उसके ऑब्जर्व्ड कितना दे दिया गया है, 0.0205 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन भी ले सकते हो। और आपको यहाँ पे दो चीज़ ढूंढने को बोला गया है। कौन सी दो चीज़, एक तो वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई ढूंढने को बोला गया है, एंड दूसरी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन से होते हैं, यानी कि Ka, जो आपने 11th में पढ़ चुके हो वो आपको ढूंढना है। तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन अच्छा है, तो शांति से देखिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। बोलो डेंसिटी का आप लोगों को फॉर्मूला पता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब मास के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा कि मास का यूनिट कौन सा होता है, ग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट हम किस में लेते हैं, ml में। तो अगर मुझे मास ढूंढना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बोलो, कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद रखना है कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डेंसिटी दे दी गई है 1.06 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दे दी चुका है, 0.6 ml। बोलो, यहाँ से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ml आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर बन जाएगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 0.636 यूनिट कौन सा लगेगा, ग्राम। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हमें यहाँ पे जो भी मास मिल चुका है वो किसका मास मिल चुका है, तो मास ऑफ एसिटिक एसिड। मास ऑफ एसिटिक एसिड आपके पास कितना मिल चुका है, 0.636 ग्राम, यानी कि जिसको आप वेट बोलते थे या W बोल सकते थे। ओके, और एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता ही है, कौन सा, तो CH3COOH। तो हम उसके साथ में मोलिकुलर मास भी ढूंढ लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का आप लोगों को पता ही है 60 यूनिट कौन सा लगता है, ग्राम पर मोल।
तो बोलो आप लोगों के पास वेट है, मोलिकुलर वेट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बेस पे मोल ढूंढ सकते हो। तो याद कीजिए मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, यानी कि 0.636 डिवाइड बाय 60 कर सकते हैं। तो उसके आंसर आपको कितने मिल जाएंगे, 0.0106, यानी कि आपके मोल मिल चुके हैं। यानी कि मोल ऑफ एसिटिक एसिड या मोल ऑफ एसिड भी मैं लिख दूँ तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे CH3COOH आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये हमें मिल चुका है, मैं इसको सेकंड नंबर दे रहा हूँ। तो इधर तक हर एक बच्चे को पता नहीं चल चुका, तो वापस अपने बोल देते हैं डेंसिटी के ऊपर से मैंने क्या ढूंढा, मास, और मास के ऊपर से मैंने क्या ढूंढा हुआ है, मोल। अब आगे याद कीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में H2O का वॉल्यूम दे रखा है। H2O वॉल्यूम आपको कितना दे रखे, 1 लीटर दे रखा है। 1 लीटर यानी कि 1000 ml, 1000 ml यानी कि 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम H2O है। H2O हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। ऐसा क्यों हो रहा था, हमने आगे के सम्स में भी देखा हुआ था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। याद कीजिए मुझे कि H2O की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml ऐसे होती है। तो आप बच्चों को याद होगी कि 1 ग्राम ml यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम H2O। तो अब हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला बनता है। बोलिए, मोलालिटी इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिख सकते हो, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय सॉल्वेंट मास लिखते थे, है ना। तो बोलिए मोल यानी कि आपका मोल का यूनिट तो मोल में ही रहेगा, बट सॉल्वेंट मास किस में रहेगा, किलोग्राम में। तो हमारे पास जो भी एसिड था उसका कितना मोल मिल चुका था, 0.0106 डिवाइड बाय 1 किलोग्राम। तो हमें मोलालिटी स्मॉल m मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, 0.0106। यूनिट क्या लिख सकते हो, मोल पर किलोग्राम। तो इसको मैं नंबर 3 दे रहा हूँ। तो हर एक बच्चे को यहाँ तक मोलालिटी कैसे ढूंढी जाती है वो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली समझाया गया है, ये इधर ऐसे समझाता हूँ। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू, आपके पास क्या था, तो कि KF इंटू स्मॉल m था। तो आप लोग इधर के बेस पे KF की वैल्यू अपने पास कितनी, 1.86। यूनिट कौन सा लगता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मोलालिटी की कितनी थी, 0.0106। यूनिट कौन सा लगता है, मोल पर किलोग्राम। तो आप लोग पता लगा सकते हो, बोलिए मोल मोल क्या हो जाएगा, कैंसल, यूनिट वाइज किलोग्राम किलोग्राम कैंसल। तो इसका डेल्टा TF का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0.0197। ओके, यूनिट कौन सा लगेगा, केल्विन। जो भी आपने लिखा हुआ है वो एक्चुअली में फ्रीजिंग पॉइंट है, बट कौन सा, तो कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं वापस बोल देता हूँ, ये कौन सा है, कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। और क्वेश्चन के अंदर और एक डेल्टा TF आपको लोगों को दिया गया है, वो है 0.0205, जो कि आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल रहा है। जो आपको गिवन डेटा के अकॉर्डिंग दिया गया है वो ऑब्जर्व्ड है, जो आपने अभी कैलकुलेशन के थ्रू गिना वो कैलकुलेटेड है। तो इसके बेस पे आपको एक और चीज़ ढूंढने को आ सकती है, आई के फॉर्मूला आप अगर आप लोगों को याद हो तो कैसे लिखते थे, याद कीजिए, ऑब्जर्व्ड, वापस बोल देता हूँ, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो हाँ के ना। अब इनके अकॉर्डिंग बात करने जाएंगे तो बोलिए 0.0205 डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं, 0.0197। तो आपको इसके बेस पे आई की वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू 1.01441, इतनी आंसर मिल जाएगी। इसको मैं नंबर 4 दे रहा हूँ। तो हर एक बच्चे को ए वाले भी वैल्यू याद होनी चाहिए, कौन सी ऑब्जर्व्ड है और कौन सी कैलकुलेटेड है। अब आगे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इधर CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड था,
उसके आयोनाइजेशन है उसको पानी के साथ डाल रहे हो, तब आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेंगे, तो हमारे पास 2 आयन बनेंगे, CH3COO माइनस और H प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियली मोल के बारे में मैं बात करता हूँ, तो एट इनिशियली स्टेज हमारे पास इसके मोल हो सकते हैं, आयन के मोल नहीं हो सकते या प्रोडक्ट के मोल नहीं हो सकते। तो प्रोडक्ट के बारे में आप क्या लिख सकते हो, 0 0 लिख सकते हो। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में, या कोई ऐसे एक टाइम के बारे में जिस दौरान रिएक्शन आधी हो चुकी है या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर रही है। तो एट इक्विलिब्रियम दौरान मैं लिख देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम स्टेज के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल सकता है, तो इसके एक्स पोर्शन बन चुका होगा, इसका भी कितना बन चुका होगा, एक्स पोर्शन, बट किस में से बन चुका होगा वो हमें पता लगाना है। तो इसके एन मोल में से, तो इसीलिए इधर कितने लिख सकते हैं, एन एक्स मोल लिख सकते हैं आप लोग। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। और आगे मैं बात करने जाऊँ तो इधर कितना है, तो कि इधर तो एन तो थे बट उसमें से कुछ पोर्शन बन चुका है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मैंने आपको 5000 रुपीज़ दिए और बोला 1 घंटे आप शॉपिंग मॉल में घूम लो, तो आप 5000 में से 1 आध घंटे बाद आओगे तो ऐसा बन सकता है 5000 के 5000 आपने स्पेंड कर लिए हो या कहीं पे कोई चीज़ ले ली हो, या 5000 में से 2000 खरीदी कर ली हो, या 3000 की आपने शॉपिंग कर ली हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या पता लग सकता है, तो कि 1 माइनस एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कोई ना कोई फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे बन चुकी है। तो टोटल में से सबसे करना पड़ेगा। तो बोलिए ये हो चुका, तो हम अब टोटल मोल करने जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके भी थोड़े बहुत बाकी रह सकते हैं, इसके और इसके, इन दोनों तीनों का टोटल अंदर मिलेगा। तो टोटल मोल इज इक्वल टू क्या देखने को मिल सकता है, तो वापस में बोल रहा हूँ n इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स, बोलो ऐसा होगा। अब इन तीनों में से मैं n कॉमन निकाल रहा हूँ, तो n कॉमन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, बोलो हो चुका। अब आप लोगों को भी पता है कि एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो आपको टोटल मोल कितने मिल जाएंगे आफ्टर डिसोसिएशन, मैं बोल रहा हूँ n इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, मैं लिख रहा हूँ किसके बाद, आफ्टर डिसोसिएशन। इजी। तो इधर तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये क्यों करने पड़ रहा है हमें एक ही बार, कि हमारे पास एक आयन था उसमें से 2 आयन बन रहे, या एक मोलिक्यूल था उसमें से 2 मोलिक्यूल बन रहे, है ना, यानी कि एक CH3COO माइनस आयन वाला और एक H प्लस वाला। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना मिलेगा टोटल मोल सॉल्यूशन के अंदर, तो कितना मिलेगा, n इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। अब याद कीजिए आई के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ जो भी मोल है आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आफ्टर डिसोसिएशन कितने मिल रहे हैं, n इंटू 1 प्लस एक्स, और बिफोर कितने थे, n, इतने आप लोगों को मिल चुके हैं। तो बोलिए n कैंसिल हो जाएगी, n टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 प्लस एक्स जितना मिलेगा। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो उसके बेस पे आपको x की वैल्यु मिल जाएगी 1 माइनस आई, जो कि आपके पास i की वैल्यू है, i की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस 1.1041, तो x इज इक्वल टू 0.041, बोलो पता चला। तो ये आपके पास x की वैल्यू हो चुकी है। इसी x की वैल्यू को आप अलग अलग जगह पे रख सकते हो, कहाँ पे रख सकते हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, देख लीजिए। इसके अंदर किसके अंदर, तो CH3COOH की वैल्यू कितनी थी, n इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, उसमें x की वैल्यू रख दीजिए, CH3COO माइनस की जगह पे रख दीजिए और H प्लस की रख दीजिए। अब आप लोग बोलेंगे सर n की वैल्यू कहाँ है, तो n को तो आप मोल बोलते थे, तो हमने तो मोल पहले ही ढूंढ लिए थे। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ सके वैसा। n की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ वापस 0.0106 ये आपने मोल ढूंढ लिए थे। x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी थी, 0.041, ये 2 वैल्यू है, तो उसके ऊपर से आप लोग ढूंढ पाओगे, कैसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कैसे कर पाएंगे, तो देखिए CH3COOH
वैसा बोल रहा हूँ। CH3COOH का फॉर्मूला क्या था, n इंटू 1 माइनस एक्स। एन की वैल्यू कितनी थी 0.0106, 1 माइनस 0.041, एक्स की वैल्यू भी हमने पुटअप करवा दी, तो उसके बेस पे हमें आंसर कितना मिल रहा है 0.0101। बोलिए CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल चुकी है यहाँ पे। अब आगे हम बात करना चाह रहे हैं तो ये पहले टिक कर लीजिए, ओके। और उसके अलावा एक और चीज़ थी जो भी थी, CH3COO माइनस इज इक्वल टू H प्लस, है ना। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्या था, NX था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N और X की वैल्यू, N की वैल्यू कितनी थी 0.0106 इंटू ब्रैकेट में कितना 0.041, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना मिलेगा 0.00043446, हमें ऐसा मिल रहा है। तो कुछ इस तरह इन दोनों की भी कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है। क्यों ऐसा करवा रहा हूँ, आप लोगों के माइंड में अभी भी ऐसा ही चल रहा होगा। तो याद कीजिए मुझे 11th का एक टॉपिक, 11th में वीक एसिड के लिए हम कैसे करते थे, तो ये बात मैं बता रहा हूँ कैसे ही। तो याद कीजिए CH3COOH H2O में डाल रहे थे, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलता था, CH3COO माइनस और H प्लस ऐसा देखने को मिलता था। तो वीक कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइड बाय CH3COOH इंटू H2O, और साथ साथ में H2O के कॉन्सेंट्रेशन को गिन लेते थे। तो आप लोगों के पास एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट होता था, कौन सा, Ka इज इक्वल टू CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइड बाय CH3COOH। बोलो ऐसा होता था। वीक कांस्टेंट, वीक एसिड के लिए आपको कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ता तो ऐसे करते थे। तो अभी इसके बेस पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बोलिए कि ए इज़ इक्वल टू ये था, इन दोनों की वैल्यू हमने ढूंढ ली थी, कौन सी 0.00043446, और H प्लस की भी सिमिलर थी, तो 0.00043446 और डिवाइड बाय, वापस मैं बोल देता हूँ, इसकी CH3COOH की वैल्यू कितनी मिल रही थी 0.0101, जो कि हमने आगे लिख चुके थे। तो अब इसके बेस पे हमें Ka की वैल्यू मिल जा रही है 1.86 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका आंसर हो चुका। तो कुछ इसी तरह आप लोगों को क्या पता चल रहा है, तो वापस मैं बोल देता हूँ कि इसी तरह इस चैप्टर के सारे इल्यूस्ट्रेशन एक ही वीडियो लेक्चर में अपने कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड लोगों को भी बताइए, और काफ़ी हद तक आपके पास में नॉलेज और गेन कीजिए।